हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ एमएमसी। एंड आज मैं आपको दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ एमएमसी का, दैट इज रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, आरओएस। ये सबसे हॉट टॉपिक है बिकॉज यहीं से आपकी जो सप्लाई डिमांड्स मैं मेजर करके आपको लाइव स्ट्रीम पे दिखाता हूँ, रीटेस्टिंग, रिवर्सल एरियाज, रिजेक्शन एरियाज, गैपिज्म वगैरह का कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी चीज़ें रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर आती हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे आप इस स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं अपने मूव्स को आने वाले टाइम में जनरेट करने के लिए, या फिर अपने एक पॉइंट पे जाके वहीं से मार्केट को रिवर्स या रिटेस्ट करने के लिए। ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। जितना ज्यादा आपकी आंखें मार्केट में उन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे, उतना एक्यूरेट आपका रिजल्ट निकल के आएगा। देखो, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। वो तो मैं भी नहीं हूँ ना, मैं कभी होने वाला हूँ 100% एक्यूरेट। तो कह सकते हैं कि आप, लेकिन अपने आप को 70 से 80% एक्यूरेट कर सकते हो। इट इज पॉसिबल विद सप्लाई डिमांड की। जिस जगह से हम लोग मार्केट को रिवर्सल पाना चाहते हैं, वो मार्केट का रिवर्सल 80% चांस हमें दे सकता है। बाकी 100% तो कुछ भी ठीक नहीं है ना। तो बताता हूँ मैं आज आपको किस तरीके से इसको यूज करते हैं। सो गाइस, जो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि मार्केट जैसे बन जाती है, ठीक है, मार्केट जैसे बन जाती है तो उनके बीच में वो अपने आप को दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि हम हमारे पास जो अभी रिपीट हो रहा है वो अभी है। वो शायद कल की डिमांड हो सकती है या कल की सप्लाई हो सकती है। वो शायद 2 दिन पहले की सप्लाई हो सकती है, 2 दिन पहले की डिमांड हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ सेम होती है। बस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि कोई भी एक कैंडल है आपके सामने, इस तरीके से ये कैंडल यहाँ बन रही है हैमर जैसी, और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी फ्लोट करती है इस तरीके से, और उसके बाद एंड आने के बाद थोड़ी ऊपर जाती है और फिर यहाँ आके दोबारा से हैमर जैसी कैंडल टॉप पे बन जाती है और फिर से वहां से नीचे आ जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये एक हैमर जैसी कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। और जब भी मार्केट में ऊपर हैमर बनता है, मार्केट नीचे गिर जाती है। हैमर बनता है, मार्केट नीचे गिर जाती है। ओके। सो पहले आप समझो कि ये हैमर बनने के बाद भी मार्केट क्यों गिर रही है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि हैमर की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हैमर कब उठाएगा मार्केट को या फिर कब गिराएगा मार्केट को। ये मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हैमर है, इसकी लाइन का मतलब क्या होता है। इट मीन्स यहाँ पर कोई चीज है जो एकदम से एब्जॉर्व हुई है, और यहाँ पर कुछ चीज है जो एकदम से स्वैप हुई है। इट मीन्स ये हैमर बना तो है, लेकिन ये काम कर रहा है एक इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार की तरीके से। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो सबसे ज़्यादा आपको यूज़ होएगा और बार बार आपको पता लगेगा इसके बारे में, कि जो कैंडल की विक्स होती हैं या फिर कैंडल की शेडोज होती हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंस है मार्केट के ट्रेंड के रिपीट होने का। यानी कि अगर हमें रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, तो हमें बेसिकली इनके विक्स और शेडोज के बारे में पता करना होगा। जिसकी जितनी अच्छी विक होगी, सिमिलर, जैसे कि इन दोनों हैमर की विक्स दोनों सिमिलर हैं, तो इनका वर्किंग क्राइटेरिया भी बिल्कुल सिमिलर होगा। तो इसलिए हम लोग इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक मैं आपको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर बताऊंगा, जो कि ये बहुत रिलेटिवली है, दैट इज लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी यहाँ पर क्या काम करती है? लिक्विडिटी से ही आपको पता लगेगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर्स रिपीट होने वाले। ये बेसिकली वर्ड शो होता है कैंडलस्टिक की फॉर्म। तो अगर आपको रिपीटेशन समझना है तो आपको लिक्विडिटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लिक्विडिटी बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट से मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। जो लिक्विडिटी होता है, इसका मतलब होता है कि हम जब अपने एसेट्स हम जब अपने एसेट्स करंट प्राइस पर, बिना प्राइस के फ्लक्चुएट, यानी कि बिना, विदाउट प्राइस फ्लक्चुएशन, मार्केट में जाके बेचते हैं, और उसके जरिए हमें कैश मिलता है, जिसे हम लोग रेडी फॉरवर्ड कैश कहते हैं। यानी कि ये कैश सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है या फिर सीधे हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाता है। हम लोग अपने एसेट्स को बेच देते हैं
उस एसेट्स के करंट प्राइस के बेसिस पर, बिना उस प्राइस के फ्लक्चुएट करे हुए जब हम एसेट को बेचने जाते हैं, तो वो जब कैश में कन्वर्ट हो जाता है, पैसों में कन्वर्ट हो जाता है, डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, येन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए उस एसेट्स का। जैसे आप सोना बेचने जा रहे हो या घर बेचने जा रहे हो, तो सोना बेचने जा रहे हो तो आपके सोना बेचने से सोने के प्राइस पे फर्क नहीं आना चाहिए ज़्यादा। एसेट्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एसेट्स आपका हो सकता है होम, घर आपका हो सकता है, ठीक है, कोई कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, कोई कमोडिटी हो सकती है जैसे कि सोना, चांदी। ओके, इसी तरीके से ये आपके एसेट्स हो सकते हैं। तो ये भी सारे जब बेचने जाते हैं तो यहाँ पर जब ये चीज होती है, यानी कि अगर मैं और सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो यहाँ पर जब हमारे सामने ये जो एसेट्स हैं, ये जो एसेट्स हैं ये हम लोग बेचने जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, और हम लोग इसके जरिए कैश लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्वैप करना, यानी कि स्वैपिंग। और इसको ही हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। इस कंडीशन में जो मार्केट में हमें कैंडल्स देखने को मिलती, उनके ऊपर शेडोज होती, मतलब ऊपर विक्स होती हैं और नीचे बॉडी होती। सो इसमें जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे वो स्ट्रक्चर कैंडल के कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक इन्वर्टेड हैमर, या फिर आप कह सकते हो कि शूटिंग स्टार। मतलब वो पैटर्न्स जहां मार्केट में ऊपर की साइड जो लाइन है वो बहुत लंबी होती, तो इसी जगह आपको लिक्विडिटी स्वैप देखने को मिलेगा। अगर ये पैटर्न्स मार्केट के टॉप पर बन रहे हैं और फिर बाद में मार्केट घूम के नीचे आती है, फिर दोबारा ऊपर चली जाती है, वहां पर ये दोबारा बनते हैं, तो इस कंडीशन में लिक्विडिटी स्वैप दोबारा होती। लेकिन इस प्रोसेस में याद रहे कि उस एसेट का प्राइस, चाहे वो हाउसिंग मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, किसी का भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई फॉरेक्स मार्केट है, अगर मैं आपके पास कोई फॉरेन करेंसी है, फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूं, कोई भी फॉरेन करेंसी भी है, ये भी एक एसेट है, जैसे अपने डॉलर रखे हुए हैं, तो आप डॉलर जाके आईएनआर में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो आप फॉरेक्स मार्केट में जा रहे हो। तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो उससे उस मार्केट के, उस एसेट के प्राइस पे फर्क नहीं आना चाहिए, यानी यूएसडी आईएनआर की मार्केट जो है उसका प्राइस हिलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से जब हम लोग अपने कैश से, यानी कि जब हमने कैश से एसेट्स को खरीदते हैं, कोई भी हो सकता है, मैंने आपको यहाँ बताए रखा है, कोई भी एसेट्स को हम लोग खरीदते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग अपने को स्वीपिंग करना बोलते हैं, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप, इस चीज को हम लोग बोलते हैं। इस कंडीशन में चार्ट पे ये कैसे शो होगी, यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके इस तरीके से नजर आएंगे, लाइक दिस या लाइक दिस। तो यहाँ पर एक हैमर और एक हैंगिंग मैन, ये दोनों ही पैटर्न लिक्विडिटी स्वीप के लिए माने जाते हैं। इट मींस दे हेल्प टू मेक द मार्केट इन द अपसाइड, और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दे हेल्प टू मेक द मार्केट इनटू डाउनसाइड। ये इनका एक कह सकते हो कि प्रोग्रेसिव है, कि अगर ये बनते हैं तो मैक्सिमम टाइम इनका ये मूव आना चाहिए। कैश का मतलब है कि हम लोग अपना पैसा यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ अपना पैसा इस तरीके से शो होता है, एक मारोबोजो कैंडल, एक मारोबोजो कैंडल आपकी आपके बैंक अकाउंट के बराबर होती है, कि आपके बैंक में कितना पैसा, वो आपका मारोबोजो कैंडल दिखा रही है। इसी तरीके से जो एसेट्स हैं, ये वो अकाउंट है जो आपका डीमेट के अंदर है, मतलब जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वो एक मारोबोजो के तरीके से आप मान सकते हो कि मारोबोजो अब आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। ये वाला मारोबोजो आपका बैंक अकाउंट है। तो जब आपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करते हो कोई पैसे एसेट खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट में, तो उस प्रोसेस को हम लोग स्वीपिंग करना बोलते हैं। और अगर हम एसेट्स का बेचने जाते हैं मार्केट में, यानी कि अपने डीमैट अकाउंट के या ट्रेडिंग अकाउंट में से जो हमारे एसेट्स हैं उनको बेचने जाते हैं और फिर बाद में हम लोग उसका कैश लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये सारी की सारी चीजें लिक्विडिटी के अंदर आती हैं, और यहीं से पता लगेगा कि हमें रिपीटेशन कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें बिना प्राइस के फ्लक्चुएट हुए होती हैं तो ये लिक्विडिटी है। लेकिन अगर ये सब करते वक्त, ऐसा करते वक्त, इसमें से कुछ भी अगर कर रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं या स्वैप कर रहे हैं, ऐसा करते वक्त अगर उस एसेट का प्राइस फ्लक्चुएट कर जाए, यानी कि हिल जाए,
तो उस कंडीशन में वो लिक्विडिटी से कन्वर्ट होके इल बन जाती है। और ये मार्केट के मैनिपुलेशन के लिए माना जाता है। मार्केट मैनिपुलेशन इसी को बोलते हैं, यानी कि एक क्रैश, मार्केट का एक क्रैश। जैसे कि आप अगर इंडियन मार्केट देखोगे जून जुलाई की, यानी कि जून की इंडियन मार्केट देखोगे, जिस वक्त जून में 2024 में इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो उस वक्त मार्केट अच्छा खासा चलते हुए एकदम से नीचे गिर गई थी और फिर अपने आप को रिकवर भी कर गई थी, दोबारा इसी कंडीशन में आने भी लग गई थी। तो ये जो इतना बड़ा सडन फॉल आता है, ये इसीलिए आता है कि कोई बहुत ज्यादा एसेट्स अपने मार्केट में बेच रहा है, कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्वैप कर रहा है, इस वजह से उसका प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता है और वो इलिक्विडिटी के अंदर आता है। इस चीज से बचने के लिए, अगर इस चीज से बचने के लिए उस एसेट पे बाहरी, मतलब अगर इस चीज से बचना है, इलिक्विडिटी से अगर बचना है, तो इसके लिए अगर कोई सेंटर बॉडी है, अगर कोई सेंट्रल बॉडी है जो इस चीज से बचने में हेल्प करती है, तो उस मार्केट को हम लोग सेंट्रलाइज्ड मार्केट कहते हैं। उस मार्केट को हम लोग सेंट्रलाइज, और इलिक्विडिटी से बचने के लिए सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे कि आरबीआई है हमारे देश का, इसी तरीके से हर हर देश का होता है, वो हेल्प करता है इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये कई सारे स्टेप्स उठाते हैं, जैसे कि रेपो रेट को कम कर देना, यानी कि वो रेट, वो परसेंटेज जिससे सेंट्रल बैंक बाकी के कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अगर वो लोन का परसेंटेज कम कर देगा तो दो लोग भागे चले आएंगे कॉमर्शियल बैंक में लोन लेने के लिए, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक भी लोन कम कर देगा। अगर उन्हें ही कम पैसों में चीज मिलेगी तो वो आगे भी कम पैसों में देंगे, और अगर कम पैसों में आगे चीज मिलेगी तो हम जैसे लोग मार्केट में जाएंगे और जाके इन बैंकों से लोन लेंगे, और लोन लेने के बाद दोबारा से एसेट्स खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही हम लोग बड़ी तादाद में एसेट्स खरीदेंगे, उस एसेट का प्राइस धीरे धीरे करके अपने ओरिजिनल प्राइस पे चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, यानी कि लिक्विडिटी के रिस्क को मैनेज करना, लिक्विडिटी को वापस लेके आ जाना। क्योंकि अगर कोई ज्यादा लिक्विड हो गया तो इस कंडीशन में देश का नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीजें सेंट्रल बैंक करता है, और इस मार्केट को, इस तरह की मार्केट को जिसके अंदर इलिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सकता है क्रैश या मैनिपुलेशन के लिए, इस मार्केट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड मार्केट। और अगर ऐसा ना हो, अगर ये इलिक्विडिटी हो और फिर इसको कोई मैनेज ना करे, तो उसमें अगर सेंट्रल बॉडी नहीं है, विदाउट सेंट्रल बॉडी अगर है, तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। यानी कि जिसको कोई भी हेल्प नहीं करेगा अगर वो बुरी तरीके से गिर जाए या बुरी तरीके से उठ जाए, तो उसे हम डिसेंट्रलाइज मार्केट कहते हैं। और सेंट्रलाइज मार्केट में किसी एसेट का नुकसान और भरपाई बहुत जल्दी हो जाती है। अगर उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी जल्दी हो जाएगी, और अगर उसकी भरपाई जल्दी हुई है तो उसका नुकसान भी थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होने वाला। तो इसलिए ऐसी मार्केट को सेंट्रलाइज मार्केट कहते हैं। जैसे कि किसी देश की स्टॉक मार्केट होती है, अगर वो बुरी तरीके से गिर जाए उसकी भरपाई भी हो जाती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज मार्केट होती है, जैसे कि आपका क्रिप्टो मार्केट जो है, ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। अगर मान लो बिटकॉइन $15,000 पे है, तो ये $15,000 पे रहेगा, ये 75 पे पहुंचेगा तो ये सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर की वजह से पहुंच सकता है। इसमें किसी सेंट्रल बैंक का हाथ नहीं है। अब तो धीरे धीरे करके लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कंट्रीज इंटरेस्ट है, लेकिन पहले ये आज भी ये डिसेंट्रलाइज है, पहले भी ये डिसेंट्रलाइज थी। तो अगर ये गिरती है तो इसमें सबका नुकसान है, और इसकी भरपाई होने में किसी को नहीं पता होता कि भरपाई होगी नहीं होगी, होती भी नहीं है। लेकिन सेंट्रलाइज मार्केट में भरपाई होती है, क्योंकि इनके पास सेंट्रल बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े सपोर्ट्स होते हैं, इस वजह से। लेकिन इनके पास सिर्फ इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर का मन है, वो ज्यादा पैसे लगाना चाहता है, तो ही इनका प्राइस इंक्रीज होगा, वरना तो इनमें प्राइस एक जैसा ही रहता है। सो गाइस, ये लिक्विडिटी है, इसको समझना बहुत जरूरी। इसके बेसिस पे आपको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलेगा। वापिस आते हैं हम लोग अपने
रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट में, तो मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सप्लाई और डिमांड के बारे में बताना चाहूंगा, जिसको मेजर करने के लिए मैं एक स्पेशल लाइन का यूज करता हूँ। पहले मैं आपको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ दिखा देता हूँ। सो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का सेकंड कॉन्सेप्ट है, पहला मैंने आपको बता दिया है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। एमएमसी का पहला कॉन्सेप्ट है, एंड आरओएस का सेकंड कॉन्सेप्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड ए द लाइन which measures supply and demand, which is known as the QFL। QFL stands for, ये मेरी अपनी बनाई हुई है, इसको मैं बोलता हूं क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। जो भी टर्म्स यहां मैं यूज कर रहा हूं गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने बनाए हुए हैं, वो किसी का भी लिया हुआ नहीं है। तो जितने भी आप चीजें पढ़ने वाले एमएमसी में, वो सारी मेरी अपनी बनाई हुई है। जो किसी और की बनाई हुई है उसको मैंने डेवलप करा हुआ है, जैसे कि मैं आपको आगे एसएमसी भी बताऊंगा, वो मैंने डेवलप करी हुई है कि उनको कैंडल्स के साथ मिक्सअप करके हम लोग कैसे समझेंगे। सो ये लाइन मेजर करती है सप्लाई और डिमांड को। आप जितने भी मुझे लाइफ टाइम पर लाइंस देखते हो रिवर्सल एरिया, रिटेस्टिंग एरिया के लिए जो वो लाइन होती है, वो बेसिकली इसके ऊपर ये मेजर करती है सप्लाई, यानी कि रेड एरिया, रेड कैंडल्स जिसे आप बोलते हो, या फिर डिमांड ग्रीन एरिया, जिसे आप ग्रीन कैंडल बोलते हो, ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन एरियाज। तो ये दोनों को मेजर करने के लिए की जाती है। क्यूएफएल का यूज बेसिकली दो तरीके से होता है। देखो, अगर मार्केट में एक तरह से डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो यहां पर आपको हमेशा रेड कैंडल नहीं मिलने वाली। यहां पर आपको जस्ट लाइक मैं कह सकता हूं कि लगातार कैंडल्स बन रही हैं, ओके। और अगर यहाँ पर एकदम से दो ग्रीन कैंडल आ जाती हैं जस्ट लाइक ऐसे करके, और फिर बाद में ऐसे करके, और फिर बाद में ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है हमारे सामने ऐसे करके, ऐसे करके, और कंटिन्यू हो के ये यहाँ पर आ चुकी है, और फिर यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है, एंड मूविंग मार्केट यहाँ पर यहाँ दोबारा आ जाती है इस लेवल पे मान लीजिए। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये रहेगी कि हम लोग, अभी मैंने बोला कि आपको सिर्फ रेड कैंडल के लिए लाइन अलग लेनी है, ग्रीन कैंडल की लाइन अलग लेनी है, तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आपकी जो यहाँ पर सप्लाई है जस्ट लाइक रेड कैंडल से लेके और रेड कैंडल तक की, ये अलग होती है, और यहां से लेके सप्लाई अलग होती है। तो आपको इसको दोनों को अलग रखना है और इसमें से बीच का हिस्सा काट देना है। जैसे आप इसका बीच का हिस्सा काटोगे तो यहाँ ग्रीन जो ये डिमांड है यहाँ पर ये हट जाएगी, और फिर दोनों को ऐड करके आपको अगली सप्लाई, यानी कि यहां से जब मार्केट गिरना शुरू होगी, यहां नहीं होगा, ये तो डिमांड क्रिएट होगी ना, यहाँ तो भाई ग्रीन कैंडल का एरिया है, ये तो ग्रीन कैंडल का एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तो ग्रीन कैंडल का एरिया है ना आपका, ये सारा एक डिमांड एरिया है। तो यहाँ सप्लाई की कोई जरूरत नहीं है, ये कॉरस्पॉन्डिंग में काम करते हैं। तो जब ये मार्केट नीचे गिरना शुरू करेगी यहाँ से ऐसे करके, तब हमें ये दोनों ही डिमांड यूज करनी पड़ेगी, मतलब ये दोनों सप्लाई यूज करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए सप्लाईज हैं, ये दोनों हमें सप्लाई यहाँ यूज करनी पड़ेगी। तो इसे हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ डिमांड फ्रॉम सप्लाई मूव। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो आपको ये लाइन यूज करनी है जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक की ये अलग होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की अलग होती है। इन दोनों को आपको ऐड करना है और फिर उसमें से माइनस कर देनी है डिमांड। ये सब आपको अपने माइंड में करना है। मैं ये खुल के लाइव स्ट्रीम पे नहीं बताता हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा हर किसी को। यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, तो ये चीजें आपको बार बार करनी पड़ेगी, बार बार। एक टाइम में आपको पता लग जाएगा कि मेरा एक्यूरेट मूव कैसे आएगा। एक्यूरेट, ये एक्यूरेसी के लिए है, वरना तो आप पूरा मेजर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक रीजन में मार्केट जरूर फ्लक्चुएट करेगी, जरूर आपके रिवर्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एरिया एग्जैक्ट नहीं होगा ना। आपको एग्जैक्ट मूव चाहिए तो एग्जैक्ट मूव इस तरीके से निकलेगा। तो ये जो लाइन हम लोग मेजर करते हैं बेसिकली, ये जो लाइन होती है, जो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, ये ही लाइन क्यूएफएल होती है। और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं रिवर्सल एरिया, और फिर बाद में रिवर्सल एरिया। सो एमएमसी में एक पॉपुलर स्ट्रक्चर है जो मार्केट में क्रिएट होता है। जस्ट लाइक अगर मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ध्यान से समझिए कि मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, और फिर बाद में यहाँ आती है, फिर ऊपर जाती है, और फिर यहाँ से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो एमएमसी का यूज होता है, पहले ऐसी मार्केट का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। बनने के बाद अब देखो, आपको मैं समझाता हूँ कि इस जगह पे आप अगर फोकस करोगे तो
यहां से लेके यहां तक मार्केट गिरी थी, ओके, और फिर यहां से लेके यहां तक मार्केट उठी थी, वी हैव। तो जो गिरने वाला मूव है वो सप्लाई है, तो यहां पर हम लोग क्यूएफएल यूज करेंगे। जस्ट लाइक यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है, तो ये हमारे पास एक क्यूएफएल हो गई, हमने इसको यूज करा और मैं उठा के यहाँ लिया है। मैंने यही हिस्सा यहां से लगाना शुरू कर, अब यहां से कैसे लगाएंगे, नाउ लिक्विडिटी कम्स, इस जगह लिक्विडिटी आती है। ऊपर टॉप पर एक कैंडल आपको नजर आएगी जिसकी विक लंबी होगी, जिसकी विक लंबी होगी, और वो विक आपकी हेल्प करेगी मार्केट में आपको समझने के लिए कि यहां पर मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुई है। जितने अमाउंट में यहां लिक्विडिटी स्वीप होगी, द अमाउंट यानी कि जितने अमाउंट में आपको यहां पर लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगी इस जगह पर, उतने अमाउंट में आपको अगर इस मूव पर लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलती है, जस्ट लाइक दिस। पैटर्न्स अलग हो सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर आपको रेड ही कैंडल देखने को मिलेगी, आपको ग्रीन भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसकी जो लाइन का साइज है वो एग्जैक्ट उतना होना चाहिए। बराबर भी ना हो, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तब जाके जब इसकी अमाउंट, इसका जो लिक्विडिटी का अमाउंट है, लिक्विडिटी स्वैप का जो, सॉरी स्वैप का जो अमाउंट है, लिक्विडिटी स्वैप, देखो स्वैप और स्वैप में मेरी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए थोड़ा बहुत आप अपनी साइड से मेरे देख लेना, क्योंकि मैं स्वीप को कभी कभार स्वैप बोल देता हूँ इस वजह से। जब ये ऊपर मैच कर जाएगी, इसके लिए भी है कि अभी हमने क्या करा, सप्लाई साइड की क्यूएफएल क्रिएट करी है, अब हम डिमांड साइड का क्यूएफएल क्रिएट करते हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो मूव हमने लिया है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा यहां पर इस जगह, सो हमारे सामने उसी जगह पर सेम स्ट्रक्चर आने की प्रोबेबिलिटी बनने के 78% चांसेस होते हैं। और जब स्ट्रक्चर बनेगा तो अगली सप्लाई आएगी उसी क्यूएफएल के बराबर जितना हमने यहां लिया, तो ये जो क्यूएफएल आप देख रहे हो ये लौट के वापस यहां पर आ जाएगी, और इसी इन्वर्टेड हैमर से हमें देखने को मिलेगा शूटिंग स्टार से एक नेक्स्ट मूव, जो एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन कुछ हद तक उस उतने ही जितना होगा, फिर मार्केट अपने आप को यहां से नीचे लेके आ जाएगी। और दिस इज कॉल्ड द टारगेट ऑफ टेक प्रॉफिट। ऐसे टेक प्रॉफिट के टारगेट पता लगते हैं, तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगी, एक QFL। दैट इज हाउ वी मेजर सप्लाईज। तो सप्लाईज हम लोग मेजर कर सकते हैं रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के जरिए, जिसके लिए आपको कैंडल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल्स को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी विक्स के बेसिस पर ही पता लगेगा कि मूव्स कहां से जनरेट होने वाला है। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको अभी चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक आप ये देखो, ये अभी गोल्ड का लाइव चार्ट चल रहा है, मतलब वैसे तो मार्केट बंद हो गई है, लेकिन आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। गॉट इट। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, सेम मूव आप देखने को मिलेगा कि आप ये शेडोज देख सकते हो, ये विक्स देख सकते हो, ये विक्स देख सकते हो, ये विक्स देख सकते हो। Got it? और बॉटम पे आप ये देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, एंड ये भी देख सकते हो, ये सारी की सारी एक जैसी। ये भी देखोगे तो ये भी सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं, ये वाली भी सेम ही है। अब आप समझ सकते हो कि मार्केट में किस तरीके से हमें मूव देखने को मिलेगा, कि मार्केट में यहां से लेके यहां तक जो सेलिंग आई थी, मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज कॉल्ड ए QFL। यहां से लेके सेलिंग आई थी, वो अगली टॉप के बाद उतनी ही आपको देखने मिलेगी, एग्जैक्ट तो नहीं, मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। उसके बाद अगेन फिर हमने इसको मेजर करा, क्योंकि हमें हर बार एक ही नहीं यूज करनी, चेंज करते रहना, नेक्स्ट सप्लाई क्रिएट करी एंड देन नेक्स्ट सप्लाई यहां से यहां तक गई, आप देख सकते हैं। अब एग्जैक्ट आ गई है, एग्जैक्ट मार्केट यहां से आई, यही हमारी वीक देखने को मिली। उसके बाद मार्केट में फिर इससे ज्यादा आ गई, यू कैन सी इससे ज्यादा आ गई, तो इससे कॉल्ड है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। आप ये समझो कि जहां तक अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे ज्यादा आ गई तो इसका मतलब है वो हमारे लिए, हमारी नहीं है, वो किसी और की। अब वो शायद सारी की सारी सप्लाईज को ऐड करके एक ब्रेकआउट क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से जो डिमांड है, यानी कि बाय साइड की क्यूएफएल है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जब मार्केट उठ रही थी तो मार्केट यहां से लेके यहां तक उठ रही है, आप देख सकते हो, बीच में से रेड कैंडल आप माइनस कर सकते हो, और जस्ट लाइक हमने यूज करा इसको यहाँ से यहाँ तक, एंड वी कैन सी, देखो एग्जैक्ट इसी जगह पर मार्केट अपना रिवर्सल, यानी कि वही शेडो और विक हमें देखने को मिली है। और दोबारा हम इसको एग्जैक्ट यहाँ तक लगाते हैं एंड वी विल सी ए मूव लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलता है, और देखो इस बार थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है,
और ये ऊपर की साइड ज़्यादा हो गई डिमांड, यानी कि हमें डिमांड ज़्यादा चाहिए थी लेकिन हमें कम मिली। अब अगर हमें डिमांड कम मिली है तो सप्लाई उससे ज़्यादा मिल गई है। इसीलिए जो मैं आपको दिखा रहा था कि मार्केट में हमें इतनी सप्लाई मिलनी चाहिए थी जितनी ये है, हमें इससे ज़्यादा सप्लाई क्यों मिल गई, इससे ज़्यादा सप्लाई क्यों, क्योंकि ऊपर डिमांड ज़्यादा नहीं मिल पाई, यहां से लेके यहां तक की डिमांड हमें नहीं मिल पाई, इसलिए ये डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट होकर हमें नीचे मिली। आप देख सकते हो इस जगह जाके मार्केट ने अब दिया। इसी को हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। मैं अपने बेसिक से एडवांस कैंडलस्टिक कोर्स के अंदर समझा चुका हूं कि अगर एक्स्ट्रा सप्लाई आ जाए तो वो वॉल्यूम बर्स्ट कर देती है और उसी को एक ट्रेंड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। आप देख सकते हो उसके बाद ट्रेंड बन चुका है, एक नया ट्रेंड बन चुका, अब वो उतना ही जाएगा जितना मार्केट ने इनिशियल सप्लाई दी थी, इनिशियल डिमांड क्रिएट करी थी। एग्जैक्ट यहां तक आप देख सकते हो। दिस इज नॉट एसएमसी, ये एसएमसी नहीं है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक की कोई वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अब बस क्वांटिटीज का यूज करना है। लाइन चार्ट से स्टार्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग सप्लाई डिमांड को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर कैंडलस्टिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल्स की विक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आई होप गाइज आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इस पे मास्टरी कर लो आप, और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जाते जाते मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ बता देता हूं कि जब मार्केट अपने आप को रिवर्स करेगी और रीटेस्ट करेगी, इन दोनों में बहुत फर्क है। देखो, रिवर्सल मार्केट में तब आता है जब मार्केट अपनी जहां से घूम के गई है वापस घूम के वापस वहां पर आ जाती है, या फिर इस जगह आती है। तो यहां पर मार्केट का जैसे यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई हमें देखने को मिली है और यहां से लेके यहां तक मार्केट आ गई, इस पॉइंट पे हम लोग रिवर्सल एरिया बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड ए रिवर्सल एरिया, ठीक है। और इसके नीचे हमेशा, इसके नीचे आपको मिलेगा रिजेक्शन एरिया, यानी कि जहां पर आपको कैंडल्स की लाइन दिखेंगी, विक्स मिलेंगे, शैडोज दिखेंगे, तो वो रिजेक्शन। कभी कभी ये ऊपर होता है, कभी कभी ये ऊपर होता है, कभी कभी ये नीचे होता है। इसकी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। और विद इन ए मूवमेंट जस्ट लाइक मार्केट ऊपर जा रही है इस तरीके से, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, तो हम अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर में सप्लाई डिमांड यानी कि इसके अंदर में अगर हम क्यूएफएल यूज करते हैं, जैसे कि मार्केट यहां से लेके यहां तक गिर रही है, यहां से लेके यहां तक गिर रही है, यहां से लेके यहां तक गिर रही है, आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक, तो इस जगह हम लोग यूज करते हैं रीटेस्टिंग। दिस इज कॉल्ड ए रीटेस्टिंग। ये सारे के सारे रीजन हम लोग रीटेस्ट, इनके अंदर रिवर्सल्स नहीं आते, रिवर्सल्स आएगा तो टॉप पे आएगा या फिर बॉटम पे आएगा, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं रीटेस्टिंग। सो इनकी लेबलिंग आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लेबलिंग करने वाले हो, ऐसे कैसे यूज करोगे। सो आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और यहाँ पर जाके आपको जैसे बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर पहले लिख देना है कि इसका थोड़ा साइज अच्छा सा कर लेना, ऐसे करके सुंदर सा दिखना चाहिए, क्योंकि जो कि यहाँ से ऐसे कर लोगे, इसमें आपको लिख दो जैसे कि रिवर्सल एरिया, जस्ट लाइक आप लिखना चाहो यहाँ पर, एक मिनट, रिवर्सल एरिया ऐसे आपको लिख देना है इसको इस तरीके से। और इसको फिर आप सेव कर सकते हो, टेम्पलेट पे जाना है आपको और सेव एज कर देना है। यहाँ पर आप रिवर्सल एरिया करके लिख दो, और रिवर्सल मेरा ऑलरेडी यहाँ सेव्ड है आप देख सकते हो, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से करोगे फिर आपका सेव हो जाएगा। फिर आप इसको टेम्पलेट में जाओ और यहाँ वो रिवर्सल एरिया वाला टेम्पलेट ऐड कर दो और आपको बना के दिखा देगा। इस तरीके से आप रिटेस्टिंग एरिया का भी कर सकते हो। इसी तरीके से ये सारे के सारे रिटेस्टिंग्स हैं, जब आप देख सकते हो मैंने आपको बताया कि ये आपका एक रिवर्सल एरिया है, बाकी के बाकी सारे रीटेस्टिंग्स हैं, ये सारी रीटेस्टिंग आप मार्क कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू यूज रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है गाइस, इसमें किसी भी आपको इंडिकेटर, किसी भी अलग से एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी चीज की नीड नहीं होने वाली। और अभी मैं बताऊंगा, ये तो सिंपल मैंने आपको बताया, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको, किस तरीके से हम लोग मेजर करेंगे और इनको चार्ट पैटर्न के साथ कैसे हम लोग एनहेंस कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके नोट्स के ऊपर है, आप इनको अच्छे से नोट्स इनके बना लेना और लिक्विडिटी को अच्छे से समझ लेना। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको एक सिंपल मेथड में लिक्विडिटी समझाने की, वैसे तो मैं लाइव में बता ही चुका हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको रिपीट करना, कम टाइम में आपके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना। आई होप आप सबको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने पूरा
खुल के आपको बताने की कोशिश करिए। बाकी देखो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। जितना मर्जी चाहे आप इसको रिपीट करके देखो, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये पूरे एमएमसी की नींव है, रीढ़ की हड्डी है ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इसीलिए मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी को आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, इसी के ऊपर ही आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाना है, क्योंकि सारा खेल संतुलन का है, और अगर वो बिगड़ता है उसी के बाद के मूव को हम लोग कैप्चर करते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए और अपनी आंखों की शक्ति को बढ़ाने का काम करिए, वो ज़्यादा काम आएगा।